नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आज के प्रसंग में एक नए विषय के साथ। पर प्रारंभ करने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रसंग की। आज बात करेंगे भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि देश की प्रगति के लिए उसके मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मानव संसाधनों में सबसे बड़ा निवेश शिक्षा में ही हो सकता है। हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो न केवल अपने बल्कि अपने देश के भविष्य को भी गढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता को देखते हुए मैंने 3 वीडियो बनाने का निर्णय किया है। पहला वीडियो प्रारंभिक शिक्षा पर, दूसरा माध्यमिक शिक्षा पर और तीसरा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर। आज हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे। कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। सभी मानते हैं कि यह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि इसी स्तर पर शिक्षा की नींव रखी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 14 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अधिकांश बच्चे प्रारंभिक शिक्षा इस आयु तक पूरी कर लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को भाषा और अंकों की आधारभूत कौशल सिखाए जाते हैं। यदि बच्चे ये कौशल सीख जाएं तो उनके लिए ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। भाषा कौशल सीखकर पुस्तकें पढ़ना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना संभव हो जाएगा। आज इंटरनेट के युग में भाषा सीखने पर ज्ञान के दूसरे भी बहुत से द्वार खुल जाएंगे। इसी तरह यदि बच्चे अंकों और गणित की मूलभूत अवधारणाएं समझ लें तो वे जीवन का गणित भी समझने लगेंगे। यद्यपि सरकार प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है और उसके लिए काफी धनराशि की व्यवस्था भी की है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भाषा और गणित के मूलभूत कौशल, जिन्हें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी या FLN कहा जाता है, वो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वर्ष की असर रिपोर्ट के अनुसार ग्रेड 3 में पढ़ने वाले केवल 20% बच्चों को ही ग्रेड के अनुरूप पढ़ने का कौशल और केवल 1/4 बच्चों को ग्रेड के अनुरूप गणित के कौशल आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी कोशिशों के बाद भी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। YouTube की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध एक वीडियो के अंश देखिए जो बिहार के नालंदा जिले की प्रारंभिक शिक्षा की कहानी कह रहे हैं। अन्य राज्यों के सरकारी स्कूलों में भी कमोबेश यही स्थिति है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के जुनियार पंचायत के टोला चकजोरा खुद प्राथमिक विद्यालय में लगभग 2007 से एक ही चीज का कार्य कर रही है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब 2007 से मतलब आप अकेले टीचर हैं। इस वजह से आपके किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो इतना है कि अब एगो टीचर हैं और कभी मीटिंग में चला जाते हैं, कभी कोई काम में बुलाया जाता है तब चल जाते हैं। अभी की BLO में 3 रोज ड्यूटी लगा दिया था लोकसभा चुनाव में, 3 रोज तो ऐसे भी विद्यालय बंद हो गया। एगो टीचर रहने के कारण लड़कन का भी माने स्कूल बंद रहता है तो लड़कन में प्रभाव पड़ता है। इंद्रदेव गिरी इसी गांव के हैं। इनकी बच्ची इस विद्यालय में क्लास 3 में पढ़ रही है। इंद्रदेव गिरी की बच्ची अलग ट्यूशन पढ़ने जा रही है, जिसके कारण इस परिवार पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। परेशानी तो पूरा है, हम लोग के परेशानी ना है, मांगने के पैसा लगता है, जाते हैं ट्यूशनी वाला के देते हैं। आइए विचार करें कि ऐसी स्थिति के क्या कारण है। आमतौर पर जब प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाती है तो या तो स्कूलों की अधोसंरचना पर बात होती है या शिक्षकों की कमी पर। सरकार आजकल स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय बनाने पर बहुत जोर दे रही है। यह कहना कठिन है कि शौचालय बनाने से शिक्षा की स्थिति कितनी सुधरेगी। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि शिक्षकों को लगातार गैर शिक्षकीय कार्यों पर लगाया जाता है, इसलिए उनके पास पढ़ाने के लिए समय ही नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु केवल इन बातों पर ध्यान देने से ही शिक्षा की स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। यदि माता पिता को यह महसूस होने लगे कि बच्चा स्कूल जाकर कुछ सीख ही नहीं रहा है तो वे बच्चे को स्कूल भेजने में कतराने लगेंगे।
दरअसल मेरा अनुभव यह है कि अधिकांश स्कूलों में भाषा और गणित सिखाने के लिए सही विधियों का उपयोग ही नहीं किया जाता है। बहुत से लोग भाषा और लिपि के अंतर को नहीं समझते। भाषा की उत्पत्ति लेखन से नहीं बल्कि ध्वनियों के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के प्रयास से हुई है। कहते हैं मधुमक्खियों से लेकर डॉल्फिन तक एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से बातचीत करते हैं। सरकारी स्कूलों में भाषा शिक्षण के नाम पर एक बच्चे को पाठ्य पुस्तक लेकर कक्षा के सामने पाठ पढ़ने और बाकी बच्चों को उसके पीछे पीछे पाठ दोहराने को कह दिया जाता है। दरअसल भाषा सिखाने के लिए बच्चों से बात करना जरूरी है। जब तक बच्चे को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता उस समय भी मां बच्चे के साथ लगातार बातें करती है। मां बच्चे को इशारे से बताती है कि वो उसकी मां है और अक्सर मां शब्द का उच्चारण भी करती है। इसीलिए बच्चा अक्सर पहला शब्द मां ही बोलता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, सुन नहीं सकते, इस कारण बोलना भी नहीं सीख पाते। कक्षा में बहुधा इससे ठीक उलट बच्चों को चुप रहने के लिए कहा जाता है। भाषा के मूर्त रूप को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव भी महत्वपूर्ण है। एक ही शब्द के अलग अलग हाव भाव से बोलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। यदि हम अच्छा शब्द का उपयोग सामान्य रूप से करें तो उसका अर्थ है ठीक, भला, उपयुक्त आदि। लेकिन अगर हम अच्छा शब्द का उच्चारण प्रश्नवाचक रूप में करें तो उसका अर्थ ये होगा कि हम प्रश्न कर रहे हैं कि बताई गई बात सही है या नहीं है। इसी तरह हम अच्छा का उच्चारण और हाव भाव बदलकर व्यंग्यात्मक भी बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार गणित भी हमारे स्कूलों में रटंत से ही सिखाई जाती है। पहले गिनती रटो फिर पहाड़े रटो। इसलिए साल दर साल असर रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर में विशेष सुधार नहीं दिखाई पड़ता। बहुत से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि शिक्षक चाह कर भी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। वहीं कुछ शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें कक्षा में बच्चों को पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता। असर की रिपोर्ट के अनुसार देश में ट्यूशन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। बिहार जैसे राज्य में तो लगभग 72% बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा की तकनीक आसान नहीं है। प्रत्येक बच्चे को समझकर उसके लिए उपयुक्त तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। पश्चिमी देशों में बच्चों को उनकी अपनी गति से पढ़ने देने पर जोर दिया जाता है। कक्षा में बच्चों को छोटे समूहों में बैठाकर खेल खेल में पढ़ाया जाता है। समूह में बच्चे अक्सर एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे तभी सीखेंगे जब विषय उन्हें रुचिकर लगेगा। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की सहायता से सिखाया जाता है। उनकी रचनात्मकता का विकास किया जाता है। उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। भारत के सरकारी स्कूलों में इसके ठीक उलट बच्चों को केवल अनुशासन सिखाया जाता है। कक्षा में चुप रहने और आपस में बात न करने की हिदायत दी जाती है। ऐसे में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होना कठिन ही है। इस सब के बावजूद सरकारी स्कूलों के बहुत सारे शिक्षक लगातार ऐसे नवाचार करने में लगे हैं जिनसे प्रारंभिक शिक्षा में अच्छे वातावरण के निर्माण की आशा बंधती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे शिक्षकों को बढ़ावा मिले। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में काम करते हुए मैंने ऐसे हजारों शिक्षक देखे हैं जो लगातार बच्चों को सिखाने में नवाचार कर रहे हैं। कोरोना के समय में भी शिक्षकों में हजारों शिक्षक अपनी जान की परवाह किए बिना गांव-गांव घूमकर बच्चों को पढ़ाते रहे। उन्हीं में से एक रुद्र राणा जी का वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। 17 बच्चे, फिर हमने शाम को मोहल्ला क्लास स्टार्ट किया मई के फर्स्ट वीक में, तो उसमें 30-40 बच्चे जुड़े। अभी भी लग रहा था 84 बच्चों में बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। तो इसको मैंने 100% बच्चों की उपस्थिति हो, इसके लिए एक तरीका मैंने सोचा कि क्यों ना अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं खुद स्कूल को बच्चों तक ले जाऊं। और फिर इस छतरी में एक छोटा सा वाइट बोर्ड रखा हूं, साथ में एक छोटा सा पुस्तकालय रखा हूं। उसमें कुछ कहानी की किताबें हैं, कुछ पाठ्यपुस्तक किताबें हैं, कुछ TLM रखता हूं। और गली गली जाने से फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे संक्रमित होने खतरे भी बच जा रहे हैं। अलग अलग मोहल्ले के बच्चे अलग अलग जगह बैठ रहे हैं। बहुत से शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ढेर सारी गतिविधियां इजाद की हैं जो बच्चों को रुचिकर वातावरण में सीखने का अवसर देती हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने YouTube पर अपने चैनल भी बनाए हैं जिन पर वो लगातार अपनी बनाई हुई गतिविधियां अपलोड करते रहते हैं।
छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में ऐसे नवाचारी शिक्षकों के समूह भी बन गए हैं जिसमें वो एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है। मैंने अपनी वेबसाइट alokshukla.com पर इन नवाचारी शिक्षकों की बनाई हुई गतिविधियां अपलोड की हैं जिन्हें कोई भी आसानी से देख सकता है और उनका उपयोग भी अपनी कक्षाओं में कर सकता है। इस वेबसाइट पर 5000 से ज्यादा ऐसी गतिविधियां उपलब्ध हैं। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता में डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं टीईटी की योग्यता अनिवार्य कर दी है। उम्मीद की गई थी कि ऐसा करने से सभी शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा की तकनीक को समझकर बच्चों को पढ़ा सकेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे निजी शिक्षा महाविद्यालय खुल गए हैं जो डिग्री तो अवश्य दे रहे हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान कितना दे रहे हैं यह सोचने की बात है। दूसरे विषयों की तरह डीएड और बीएड की पढ़ाई भी रटंत करके पास होने तक ही सीमित रह गई है। अधिकांश राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं वैसा काम नहीं कर पा रही हैं जैसी उनसे अपेक्षा है। एनजीओ क्षेत्र में कुछ प्रयास अवश्य हो रहे हैं। स्कूलों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह प्रयास काफी नहीं है। सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण और प्रारंभिक शिक्षा की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देना ही होगा, तभी भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य बदल सकेगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियों की। नमस्कार।